हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन हेल्दी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज, जिसमें सारे चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं काफी बेसिक से लेकर और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल तक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पूरी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन। ई सरल में यार आपके पास ऑलरेडी बाकी सबके रिवीजन अवेलेबल हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के। एक फिजिकल बचा हुआ था, उसको भी अब हम लेके आ गए हैं। बड़ी प्यारी सी ये सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको एकदम अच्छे से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करने को मिलेगी। ठीक है, आज से ये चालू है, 2 जुलाई तक डेट इसकी खत्म हो जाएगी पूरी सीरीज। ठीक है, 8 बजे 9 बजे करीब करीब इसी टाइम पे ये वीडियोस आपके पास आएंगे, है ना। और इसमें आपको ट्रिक्स मिलने वाली है, फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हम करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे, और उसके साथ साथ होगा खूब सारा फन। ठीक है, बहुत मस्ती भी करने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ओवरऑल प्लान है। ठीक है, 15 मई को एटॉमिक स्ट्रक्चर, 19 को मोल, 23 को स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर रिडॉक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर थर्मोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड फाइनली 2 जुलाई को सरफेस केमिस्ट्री हम कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन है। पूरे इस पर्टिकुलर आपके लेक्चर में आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो उसको कंसाइज करने में, बट स्टिल टू मेक श्योर कि यार हाँ कंसेप्ट्स भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, लॉजिक भी इसमें आ रहे हैं, और रीजन भी हम दे रहे हैं, मतलब बेसिक से हम चल रहे हैं। तो ये सब करने में बहुत आर्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो पूरी टीम की मेरी बहुत मेहनत है, आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम रिवाइज करा पाए। ठीक है, तो यार बहुत पुरानी 2-3 हजार साल से ये मातापच्ची चल रही है कि हर चीज किसकी बनी हुई है, ह्यूमंस किसके बने, स्टार्स किसके बने, मतलब हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, हर चीज दुनिया में किसकी बनी है। तो 2000 साल पहले कनाडा इंडिया में, और डेमोक्रिटस एटम इन्होंने बोला, ये ग्रीक थे, कनाडा ने परमाणु बोला, इन दोनों ने साइमल्टेनियसली बोला कि हाँ भाई हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंटल इन्होंने प्रूफ नहीं दिया, जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट करके ये बताया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद 1700 में डाल्टन आ गए। डाल्टन ने भी यही बोला कि भैया सब कुछ एटम का बना हुआ है, और ये जो एटम होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं। एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल ग्रीक में। तो उन्होंने बोला कि यार सारी दुनिया एटम से मिलकर बनी हुई है, जो सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के, जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ये चलता रहा। 1750 करीब में इन्होंने ये अपनी थीसिस दी, या हाइपोथेसिस इन्होंने बनाया। करीब करीब 150 साल तक लोग इसको प्रूव नहीं कर पाए। 150 साल नहीं, सॉरी, हाँ करीब 150 साल तक लोग प्रूव नहीं कर पाए। सबको यही लगता रहा कि हाँ भाई दुनिया जो है एटम्स की बनी हुई है, जो सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। पर फिर क्या हुआ कि यार ये जो एटम है ना, इनडिविजिबल एटम का मतलब नॉट डिविजिबल, ये इसको नजर लग गई इस कंसेप्ट को हमारे थॉमसन साहब की। ये बड़े उस जमाने के इलॉन मस्क टाइप थे। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता है, मेरे को तो कुछ और लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एटम भी फर्दर ब्रेक हो सकते हैं, और यूनिवर्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज उस एक चीज से गवर्न होती है। इन्होंने बहुत मशक्कत करी, बहुत माथापच्ची करी, दूसरे लोगों का भी इनको हेल्प मिला, पर इन्होंने एक गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट बनाया, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल को डिस्कवर किया। तो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था। ठीक है, आ रही बात समझ में। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने कैथोड लिया था, एनोड लिया था, यहां से करंट से कनेक्ट किया। जब ये इसको चलाएंगे तो फिर यहां से एक रे निकलेगी कैथोड के अंदर से, जो एनोड के थ्रू जाते हुए सामने फ्लोरोसेंट जिंक से कोट किया था इन्होंने ट्यूब को। यहां पे ग्लो होता है। इस ग्लो से पता चल रहा है कि यहां पे कुछ चीज निकल के आ रही है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो रे है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुई, इसका मतलब ये वाली जो रे है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो भाई उन्होंने बोला देखो पहली चीज तो दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कैसे हैं, उन्होंने यहां पे एक पैडल व्हील लगा दिया जो रोटेट हो गया। तो यार अगर कोई चीज किसी के टकराने से रोटेट हो रही है, मतलब उसके पास मास है और उसके पास मोमेंटम है। तो यही तो एक पार्टिकल की डेफिनेशन होती है, जिसके पास मास होता है और अगर जिसको हम वेलोसिटी दें तो वो मोमेंटम गेन कर लेता है। तो ये भी प्रूव हो गया कि भाई ये पार्टिकल्स हैं। दूसरी चीज जो प्रूव हुई कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और उन्होंने क्या किया, यहां पे वैक्यूम पंप लगा दिया। इस वैक्यूम पंप से इस चेंबर की सारी जो गैस है वो बाहर निकल गई। गैस अगर बाहर निकल गई तो कोई चीज फिर
हमारे कैथोड प्लेट से ही निकल रही थी। वो गैस के पार्टिकल्स नहीं थे जो इस कैथोड की रे में थे, मतलब कोई चीज कैथोड के अंदर से निकल रही थी, इसलिए इसको बोला गया कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड के अंदर से निकल रही है। चलो भाई, सबने बोला बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने क्या किया, कैथोड का मटेरियल चेंज कर दिया। कैथोड के मटेरियल चेंज करने के बाद भी ये जो पार्टिकल्स निकले थे उनका मास और उनका चार्ज सेम था। आप कोई सी भी कैथोड की प्लेट ले लो, बट मास और चार्ज सेम आ रहा था। और ये जो मास आ रहा था ये हाइड्रोजन के सबसे छोटे एटम, भाई हमारे पास सबसे छोटा एटम कौन होता है, हाइड्रोजन, उससे काफी कम था इसका मास। तो फिर थॉमसन ने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एक तो इनका मास हाइड्रोजन से बहुत छोटा है, हर बार प्लेट चेंज करने के बावजूद सेम पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम के, हर एटम के अंदर होते हैं, वो एटम से छोटे होते हैं। तो हमारे को पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो इस पूरे चैप्टर में जो सीक्वेंस रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि यार तभी तो हम एटम का मॉडल बना पाएंगे। फिर एटम्स के वेरियस मॉडल्स देखेंगे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, फिर बोर का। इन सबको हम बोलेंगे कि यार इन सब में ड्रॉबैक्स है। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई इनके ड्रॉबैक्स हमको पता चलते गए। फिर हम अलग अलग थ्योरीज देखेंगे, वेव थ्योरी हो गई, प्लैंक की थ्योरी हो गई जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली की थ्योरीज देखेंगे, फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एटम को बनाया कैसे जाता है, पाउलूस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आउबाउ रूल, हंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ये सारी चीजें हम देख के फाइनली एक एटम की पिक्चर बना लेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हमने हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिया है, विच इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यार ये सीधी लाइन में चलते हैं, अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो रिपल्शन हो जाता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इनका डिफ्लेक्शन या जो भी आप इसको बोल रहे हो वो उतना ही ज्यादा रहेगा। भाई आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लिया है तो ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एंगल उतना ज्यादा बनेगा। कम पॉजिटिव चार्ज लिया है तो कम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से बिहेव करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इनका चार्ज बाय मास रेशियो 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। चार्ज बाय मास रेशियो की ये बात हो रही है। थॉमसन से एक्चुअली क्या हुआ था कि थॉमसन चार्ज नहीं निकाल पाए थे, चार्ज बाद में निकाला था मुलिकन ने, वही अब हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। थॉमसन कुड ओनली कैलकुलेट चार्ज अपॉन मास एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। थॉमसन ने बोला भाई मेरे को चार्ज बाय मास पता है, उन्होंने बोला यार मेरे से चार्ज नहीं निकल रहा, पर चार्ज निकालना एक इलेक्ट्रॉन का काफी इंपॉर्टेंट था। भाई हमको अगर एटम के बारे में जानना है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा कि यार उनमें कितना चार्ज है, उनका मास कितना है। तो ये फिर जो है चीज जो हमारे रॉबर्ट मिलिकन है इन्होंने अपने हाथों में ले ली कि चलो अब एक काम करता हूं, रॉबर्ट मिलिकन जो है कि मैं ना आपको चार्ज निकाल के बताता हूं। इन्होंने एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट रन किया यार, तो मेरे को ये चीज हमको यहाँ पे सीखने वाली है। हम इस पे साथ में यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन वगैरह भी रखेंगे, क्योंकि हमको जरूरत है कि यार हम पूरी फायर के साथ लगे रहे एकदम, ठीक है। रोज 10 घंटे तो हमको किसी भी हालत में पढ़ना है। अगर तुमको ये लगता है ना कि तुम सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे पढ़ के अपने इतने बड़े भारी टफेस्ट एग्जाम्स को निकाल सकते हो तो वो गलत है। इनको करीब करीब 18 साल लग गए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने में, बट आज हम सब इनके नाम को याद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने पथ को छोड़ा नहीं, अपने टारगेट के पीछे ये लगे रहे। यार शुरू के 17 साल तक इनको आइडिया भी नहीं था कि क्या मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, बट इनको इतना फर्क पड़ता था इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी उसमें, ठीक है। इन्होंने एक बहुत शानदार सा एक्सपेरिमेंट रन किया जहां पे इन्होंने इस तरह से एक ट्यूब ली जिसके अंदर 2 प्लेट्स लगा दी। ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये एटमाइजर है जो ऑयल ड्रॉप्स को एटमाइज कर रहा है। इन्होंने एक्सरेज से इन ऑयल ड्रॉप्स को चार्ज कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, एक्सरेज से इन ऑयल ड्रॉप्स को चार्ज कर दिया ताकि इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाए। क्या चार्ज आ जाए, ताकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जैसे उनके पास आया तो यहां पे इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा रखी थी। तो कुछ जो ऑयल ड्रॉप्स थे वो ऑयल ड्रॉप्स यहां पे बीच में आके अटक गए, ठीक है। यहां पे बीच में आके कैसे अटके, भाई नीचे इन पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ऊपर इन पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा चार्ज हम इस पे रखेंगे कि जो mg का मास है, भाई इसमें मास m है मान लो इस पार्टिकल का, तो इस पे नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg का, ऊपर इसका फोर्स लगेगा k, q1, q2,
बाय आर स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको आर पता है, आपको इस प्लेट पे चार्ज पता है, आपको इस ऑयल ड्रॉप का मास पता है क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेविटी पता है, तो सिर्फ हमको एक चीज नहीं पता विच इज Q2 विच इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया, ठीक है। सो दिस इज रॉबर्ट मिलिकन का एक्सपेरिमेंट जिससे उन्होंने बहुत सिंपल से फिजिक्स लगा के इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। वैसे ये इतना सिंपल नहीं होता, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें दूसरी भी चीजें होती है जो फ्लूइड वगैरह में होती है, ठीक है। तो यार एक बहुत सिंपल मॉडल से आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है बट वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। हमको एक फील आनी चाहिए कि इन्होंने ये निकाला कैसे, ठीक है। इससे जो चार्ज निकल के आया भाई, इक्वेशन जो इन्वॉल्व है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है, ये दोनों बराबर हो गए। हमको मास पता था क्योंकि हम ऑयल ड्रॉप का मास तो बहुत इजीली निकाल ही सकते हैं, तो यहां से हमको Q2 पता चल गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया। अभी तक हमने यहां पे देखो वोल्टेज नहीं बढ़ाया है, ठीक है। अब जब हम यहां पे वोल्टेज बढ़ाएंगे मतलब यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये स्लोली ड्रॉप हो रहे हैं। एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि यहां पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि ये बीच में ही रुक जाएगा, जैसे मैंने बताया था। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे, जिससे हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आता है वो निकल के आती है ये वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो चार्ज निकल के आता है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम याद रख लोगे, आपका काम इजीली इसमें चल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। चले आगे, क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या डिस्कवर कर लिया? इलेक्ट्रॉन एंड इट्स चार्ज। इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज डिस्कवर हो चुका है। विजुलाइज करते हुए चलेंगे तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहेगी, समझते हुए चलेंगे तो एग्जाम में भर भर के नंबर आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, मास उसका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। सिमिलरली सेम एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर लिया गया था, जिसको हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, या एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो एकदम सेम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जैसा, बस आप उसमें एनोड और कैथोड की पोजीशन बदल देते हो, इसलिए मैं आपको उसको यहां पे नहीं बता रहा। हमारे लिए जो काम की चीज है वो है प्रोटॉन का मास, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन का मास बहुत 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 ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, करीब 2000 गुना ज्यादा, ठीक है। 2000 ग्राम लिख रहा हूं मैं यहां पे, 2000 टाइम्स ज्यादा इसका मास होता है। तो ये इतना भारी होता है कि जब हम किसी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मास को अवॉइड कर दिया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज्यादा मासिव होते हैं। और जो प्रोटॉन का चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये दोनों बराबर संख्या में होते हैं एक एटम के अंदर, इसलिए एटम नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चलिए बहुत आगे चलते हैं अब, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन? थॉमसन, साथ में रॉयंटगन नाम के साइंटिस्ट थे, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बस उनसे क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था कि यार एक जिंक फ्लोराइड की प्लेट हमने एंड में लगाई थी, ठीक है। जिंक फ्लोराइड या जो भी है, जिंक की प्लेट हमने लगाई थी विच वॉज फ्लोरोसेंट, ठीक है। रॉयंटगन से गलती से क्या हुआ कि एक प्लेट उन्होंने अंदर तो लगा दी बट एक प्लेट उनसे बाहर भी छूट गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो ग्लास डिस्चार्ज था उसके बाहर उनसे एक प्लेट छूट गई। अब जो कैथोड रेस थी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, वो निकल के यहां आ गए। बाहर पड़ी हुई प्लेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल के आए, इफेक्टिवली हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जब यहां पे टकराए, इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से टकराए तो इस प्लेट में से कुछ निकल के आया, जिसके कारण यहां पे भी फ्लोरोसेंस इफेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पे भी फ्लोरोसेंस इफेक्ट हो गया। स्पेलिंग के लिए माफ करना यार, स्पेलिंग जरूरी नहीं है कि सही हो, मेरे को जो याद थी मैंने लिख दी, ठीक है। यार तो आपके साथ भी होता है, ठीक है। यहां पे ग्लो हो गया, यहां पे क्या हो गया? ग्लो हो गया। अब रॉयंटगन बड़े चिंता में पड़ गए कि यार इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ नहीं रहे, यहां पे आ क्या रहा है, तो उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ही हैड एब्सोल्युटली नो नॉलेज। तो यार अगर एक बार बताओ, मैथ्स में आपको कोई चीज नहीं पता होती तो आप उसको क्या रख देते हो? आप उसको एक्स मान लेते हो। तो उन्होंने इसलिए नाम रख दिया एक्स रेज। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं कैथोड रे ट्यूब के मटेरियल में, कुछ रेज प्रोड्यूस होती है जो बाहर फ्लोरोसेंस, ओ मैंने स्पेलिंग ओ हो सही लिखी है, क्या बात है। इन द मटेरियल प्लेस आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब्स, इन रेडिएशंस को हम एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है। विलियम रॉयंटगन ने इसको डिस्कवर किया था। साथ में मैडम क्यूरी, ठीक है, और उनके हस्बैंड
इस पर्टिकुलर चीज पे बहुत काम कर रहे थे। हमारे रदरफोर्ड साहब जो बस अगले आने वाले हैं वो भी इस पे बहुत काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि यार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पड़े पड़े बस निकाल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना बकवास निकालते रहते हैं पड़े पड़े, ये बकवास नहीं, ये बहुत काम की चीज है। बट कुछ लोग वो होते हैं जो हर जगह जाके एडवाइस पहुंचाना शुरू हो जाते हैं, वो चुपचाप बैठे भी रहेंगे ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ बोल रहे यार ये सरकार बहुत बेकार है, यार ये बहुत बेकार है, यार ऐसा होता है, यार वैसा होता है। वैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं पड़े पड़े एमिशन करते रहते हैं, रेडिएशन बाहर फेंकते रहते हैं, ठीक है, खुद से बिना किसी उनको उकसाए हुए। इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। हेनरी बेकरल, मैरी क्यूरी ने बेसिकली इसको डिस्कवर किया और इस पे बहुत ज्यादा काम किया। इनफैक्ट मैरी क्यूरी और जो इनके हस्बैंड थे उनकी डेथ भी इन रेडिएशंस के कारण ही हुई थी। उन्होंने लैब में इतना काम किया कि न्यूक्लियर रेडिएशंस इतने हो गए कि उनकी डेथ इसी कारण से हुई थी। ये होता है पैशन यार। आप किसी चीज के लिए पागल हो, मैं बार बार कितनी बार इसको एम्फेसाइज करूंगा, बट इसका कोई वो नहीं है। आपको अपने काम के लिए इतना पागल होना पड़ेगा, इतना पैशनेट होना पड़ेगा कि आपको उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे, ठीक है। तो रेडियम जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल है। 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं या 3 मेन रेज होती हैं जिनको हमको याद रखना है। एक होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनमें +2 का चार्ज होता है, मास हीलियम के बराबर होता है, ठीक है, मतलब 4 का मास होता है इनमें। ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, उतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होते हैं। फिर बीटा पार्टिकल्स, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना मास इनमें होता है ये ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। और फिर गामा रेज, ठीक है, ये न्यूट्रल होती हैं बट सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। पेनिट्रेटिंग मतलब ये सबसे ज्यादा अंदर घुस सकती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है किसी भी मटेरियल को, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, इन सब की डिस्कवरी हो रही थी तो लोगों ने क्या किया कि एटम, यार एक बार बताओ, जैसे मान लो मेरे पास ये डब्बा है, ये सील पैक है, कोड लगा हुआ है, मेरे को नहीं पता इसको मेरे को खोलना, मतलब मेरे को पता नहीं मैं इसको खोलूंगा कैसे, पर मेरे को ये जानना है कि यार इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं करूंगा क्या, मैं इस पे हथौड़ी मारूंगा, ठीक है, हथौड़ी मार के मैं इसको चूर चूर कर दूंगा, तोड़ दूंगा बाहर से, ताकि मेरे को पता चल जाए अंदर क्या है। सिमिलरली अगर आपको एक एटम के अंदर का स्ट्रक्चर जानना है तो आप करोगे क्या, एटम के अंदर किसी चीज को फेंकोगे ताकि मेरे को स्ट्रक्चर पता लग जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने साइमल्टेनियसली एटम को अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स से हिट करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जो सफलता मिली वो सफलता मिली हमारे रदरफोर्ड भाई साहब को, ठीक है, रदरफोर्ड भाई साहब को सफलता मिली। अच्छा, अब रदरफोर्ड जो थे ना वो थॉमसन के शिष्य थे, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। यार अब थॉमसन की उस जमाने में बहुत चलती थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी इन्होंने की है। तो थॉमसन ने बोला यार हम भी अपना एटम का मॉडल देते हैं। तो इन्होंने एक बड़ा अजीब सा, बहुत ज्यादा ही सिंपलिस्टिक एटम का मॉडल दे दिया, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल जानते हैं। पर क्योंकि बहुत सारे लोग देसी भाषी हैं, उन्होंने प्लम पुडिंग नहीं खाया होगा, जैसे मैंने कभी नहीं खाया, तो हम इसको वाटरमेलन मॉडल बोल देंगे। जैसे वाटरमेलन में ये जो पिंक पिंक चीज है, उन्होंने बोला कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है, रेड पिंक जो भी आप इसको बोलो भाई। कल मैंने तरबूज खाया तो वो बड़ा पिंक निकला, इसलिए मेरे मुंह से पिंक निकल गया, बाकी ये तो रेड है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम के अंदर, और ये जो इसके बीज हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। थॉमसन ने ऐसा बोला भाई कि थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये जो इसका मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड थे ना, इनके स्टूडेंट सब लोग थॉमसन के मॉडल का मजाक उड़ा रहे थे। अब क्या बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप सब रिस्पेक्ट भी करते थे तो ऐसे बड़े आवाजों में नहीं बोल रहे थे, मीडिया में आर्टिकल नहीं छप रहे थे, पर साइंटिफिक कम्युनिटी में हश 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 हो रही थी, यार थॉमसन ने बकवास मॉडल प्रूव किया है, दिया है हमको। रदरफोर्ड निकले थे प्रूव करने थॉमसन के मॉडल को। तो उन्होंने क्या सोचा, अब जरा सोचना, उन्होंने सोचा यार मैं अल्फा पार्टिकल्स लेता हूं, ध्यान से सुनना, आप जो भी सो रहे हो जाग जाओ, मैं अल्फा पार्टिकल्स ले लेता हूं। ये अल्फा पार्टिकल जब इस वाटरमेलन को, अरे वाटरमेलन को नहीं, एटम को, वाटरमेलन को थोड़े ना अल्फा पार्टिकल हिट करवाएंगे, जब इस एटम को हिट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल होते हैं हैवी। अब जरा मेरे को एक बात बताना, मान लो मेरा हाथ नहीं है, टिश्यू पेपर है, और आप इस टिश्यू पेपर पे बंदूक चला रहे हो, प्लीज कभी चलाना मत, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट। तो क्या इस टिश्यू पेपर से जो बंदूक की गोली है वो आर पार हो जाएगी क्या? बोलो हाँ सर हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है सर, बुलेट तो इतनी तेज जाती है, इतनी मासिव होती है, वो तो चीर के निकल जाएगी। एग्जैक्ट सेम थॉमसन का मॉडल जो है एटम का, वो इसको टिश्यू पेपर बना देता है और अल्फा पार्टिकल को बंदूक की गोली बना देता है।
तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि यार मैं एक एक्सपेरिमेंट रन करता हूं, अभी बताऊंगा क्या एक्सपेरिमेंट है। मैं एटम के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स को फेंकूंगा, सारे अल्फा पार्टिकल थोड़ा 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 डिफ्लेक्ट होके, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, ज्यादातर तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होके ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे। रदरफोर्ड को यही लगा और वो इसको प्रूव करने निकल गए। तो रदरफोर्ड अपना मॉडल लेके आए। रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन आवर हिस्ट्री। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बोला, देखो साहब मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, मेरा एक्सपेरिमेंटल मॉडल आप समझो, ठीक है, सेटअप आप समझो, ढंग से समझना। ठीक है, मैं एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेने वाला हूं, ये क्या होता है कैसा होता है हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस इससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे साहब इसके बाद? उन्होंने बोला देखो मैं एक गोल्ड शीट लेता हूं जो 400-300 एटम थिक होगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यार जितना पतला गोल्ड का फॉइल होगा मतलब उसमें उतने ही कम एटम होंगे, जितने कम एटम होंगे हम श्योरिटी के साथ बोल पाएंगे कि हां एक अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक एटम को ही हिट करके आया। अगर एक ही एटम को हिट करके आया मतलब हमारी डिस्कवरी सही डायरेक्शन में जा रही है। यार बहुत सारे एटम हो गए, मेरा अल्फा पार्टिकल 20-25 एटम से एक बार में टकरा गया, तो हमको कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक सिंगल एटम के साथ उसका बिहेवियर क्या है। जब तक एक सिंगल एटम के साथ बिहेवियर पता नहीं चलेगा, जब तक हम फॉर श्योर बोल ही नहीं सकते कि हां एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। इसलिए उन्होंने जितनी थिन कर सकते थे गोल्ड फॉइल को, उतना उन्होंने उसको थिन कर लिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ओ भैया आपसे बात कर रहा हूं और बहनों, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी हमने ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो अब एक काम करते हैं, इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं हम, जहां पे हम ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले रहे हैं। ठीक है, यहां से ये अल्फा पार्टिकल की रेज आ रही हैं, ये गोल्ड फॉइल है। अगर थॉमसन का मॉडल ट्रू होता तो ये सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाके सिर्फ इस वाले रीजन में चमक प्रोड्यूस करते। ठीक है, अगर थॉमसन का मॉडल ट्रू होता तो ये जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं ये सारे के सारे सीधे जाते और सिर्फ इस एरिया में फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ग्लो प्रोड्यूस होता। पर ग्लो तो यहां हो गया, ओ यहां भी हो गया, और यहां भी हो गया, कई बार तो यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, हर जगह पर ग्लो हुआ। तो रदरफोर्ड ने बोला थॉमसन साहब सॉरी, मैं आपको प्रूव करने निकला था पर यह चीज तो डिस्प्रूव हो गई। तो इस तरह से मॉडल निकल के आया कि यार बीच में हर एटम के कोई ना कोई एक इतनी भारी चीज बैठी हुई है कि एक पार्टिकल पूरा 180 डिग्री होके जा रहा है। तो जरा इसको समझना, आपने मेरे पेपर के फॉइल पे गोली चलाई और वो गोली रिबाउंड होके आपके सर पे लग गई, तो आप तो पागल हो जाओगे। रदरफोर्ड का भी ऐसे ही दिमाग खराब हुआ। तो ये टिश्यू पेपर से अगर गोली रिबाउंड हो रही है मतलब इस टिश्यू पेपर में कोई ना कोई एक ऐसी भारी चीज है जो गोली से भी ज्यादा भारी है। तो रदरफोर्ड ने बोला भैया देखो सुनो, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो लाल कलर का है इसमें। अरे असली में लाल कलर का नहीं होता, सिर्फ डिजाइन है यार, अच्छी डिजाइन है। ये लाल कलर का जो न्यूक्लियस होता है इसमें सारा मास होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे अर्थ, मार्स, वीनस, सैटर्न, नेपच्यून और आजकल जो बेचारा प्लैनेट रहे हैं प्लूटो, वो सब सन के अराउंड घूमते रहते हैं। वैसे ही प्लैनेटरी मोशन ये करते हैं। अब जरा अपन फिर से अल्फा पार्टिकल्स को देखते हैं। मोस्टली अल्फा पार्टिकल आप देखो सीधे चले गए, कुछ एक डिफ्लेक्ट हुए थोड़ा बहुत, और कुछ 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए। तो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब आपने टिश्यू पेपर पे गोली मारी, ज्यादातर तो गोलियां सीधी निकल गई, बट सिर्फ एक गोली जो है वो आपकी तरफ वापस आई। इसका मतलब ये जो हैवी चीज है ये बहुत कम जगह पर घेर रही है एटम के अंदर, बाकी सारी जगह एटम की खाली है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ अल्फा पार्टिकल माइनर डिफ्लेक्शन हुआ था, कुछ का मेजर डिफ्लेक्शन हुआ था। मतलब कोई ना कोई बहुत भारी डिफ्लेक्शन, कोई ना कोई बहुत भारी ऑब्स्ट्रक्शन रहा होगा एक एटम के अंदर। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन एक तो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार कुछ ही पार्टिकल उससे ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं। यार अगर ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते, थोड़े से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन एकदम छोटा है। हर अल्फा पार्टिकल में 4u मास होता है और वो बहुत हैवी मास होता है, वो इजीली पास थ्रू कर सकता था लाइट ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू, और ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। क्योंकि यार अगर मान लो अंदर वाला ऑब्स्ट्रक्शन नेगेटिवली चार्ज होता तो वो तो अल्फा पार्टिकल को खा जाता। नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, डिफ्लेक्शन हुआ है, रिपल्शन हुआ है, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए है। अब एक दिन थॉमसन साहब आ गए रदरफोर्ड की लैब में, यार ये तूने यार अच्छा नहीं किया यार,
मेरी इज्जत का तो तूने कर दिया। तो रदरफोर्ड साहब का रिएक्शन कैसा था मैं बताऊं आपको, देखना चाहोगे रदरफोर्ड साहब का रिएक्शन? मिरेकल मिरेकल, अक्षय कुमार करता है वेलकम में। एग्जैक्टली वैसा रिएक्शन रदरफोर्ड साहब ने दिया था कि मैं तो कुछ और ही करने चला था, सॉरी बट साइंस ने असलियत दिखा दी है, मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है। होता है ना, गुंडे का बच्चा जाग जाता है, ये उसको मरा हुआ कर देते हैं, बस वही वाला रिएक्शन जो है वो रदरफोर्ड साहब ने दिया कि यार देखो आपका मॉडल तो सही नहीं है ना। असली मॉडल जो होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बहुत छोटे फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे 180 डिग्री से, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम छोटे से वॉल्यूम विद इन द एटम में कॉन्सेंट्रेटेड था। इस वॉल्यूम को बोला गया न्यूक्लियस। बहुत छोटा सा डेंस और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्स्ट्रक्शन एक एटम के अंदर, इसको उन्होंने बोला कि यार ये न्यूक्लियस है, मतलब सेंटर है। तो रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया कि सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो एकदम सेंटर ऑफ द एटम में रहता है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेटरी मॉडल की तरह से रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के कुछ इस तरीके से। तो ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस बहुत कम जगह घेरता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस। जैसे ये जो सन है ये न्यूक्लियस है हमारे एटम का, बाकी सारे प्लैनेट्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ऐसा मान सकते हो। तो उन्होंने बोला कि यार ये प्लैनेटरी मॉडल को के अराउंड, मतलब प्लैनेटरी मॉडल के जैसा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब पर दो प्रॉब्लम हो गई, देखो यार हर चीज के साथ, हर नई डिस्कवरी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्होंने क्या बोला था कि यार एक छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। लोगों ने बोला क्या पागल समझ रखा है क्या है, एक छोटी सी जगह में इतना सारा पॉजिटिव चार्ज भर दोगे तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना यार। ये तो यार अब ये तो बहुत फंडामेंटल साइंस है, ऐसा मत बोलना मेरा एटम ऐसा ही है। रदरफोर्ड ने सोचा यार क्या हो गया ये, ओहो कैसे हो गया ये, अब क्या करें। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब इन्होंने हीलियम के एटम के ऊपर फॉर एग्जांपल डिस्कवरी करी या जो भी किया, गोल्ड के ऊपर करी, मान लो गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इनके हिसाब से जितने प्रोटॉन्स होने चाहिए थे, लेट से उसका एक्स मास होता, बट जब हम एक्चुअली गोल्ड के न्यूक्लियस का मास नापते हैं या एटम का मास नापते हैं तो वो करीब करीब 2x मास के जितना आ रहा था। मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी कुछ था। अब लोग फंस गए फिर से। तो एक साइंटिस्ट और है, वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ ये कोई ये डिस्कवरी नहीं करना चाह रहे थे, जो पार्टिकल अभी मैं बता रहा हूं जो डिस्कवर होने वाला है, ये तो कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे किसी और चीज के लिए। बट इनको मिला क्या, ओ तेरी या इनके साथ धोखे से एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। उसमें होता क्या है कि आप एक अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे हिट करते हो, एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के बीच में से गुजर के भी डिफ्लेक्ट नहीं होता। ये कुछ और निकलने कर, ये और कुछ करने चले थे चैडविक साहब, बट हुआ क्या कि इनसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कि भैया एटम में न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जो न्यूट्रल होता है। और ये वाली जो संख्या आ रही थी न्यूट्रॉन की, ये करीब करीब प्रोटॉन के बराबर या थोड़ी ज्यादा आ रही थी हर एटम में, जिससे हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई कि यार मास ऑफ एटम वाज अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी डबल द मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो इससे क्या हुआ, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो यार मास डबल हो गया ना। लिथियम के एटम में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो भी मास अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। तो ये चैडविक ने दोनों जो खराबियां थी रदरफोर्ड मॉडल के साथ, इनकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी से वो दूर हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब सारी दुनिया खुश, हम एटम को जान गए। पर 50 साल पहले एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल, उनकी थ्योरी थी, उसके चक्कर में रदरफोर्ड मॉडल को भी हमको डिस्कार्ड करना पड़ा, डब्बा बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर ही दिया, ये एचिकम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड घूम रहे हैं। तो तीनों पार्टिकल यहां पे लिख रहा हूं, इनके मास आपको याद होने चाहिए हैं। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज आपको मैंने पहले ही याद करा दिया था, किसका, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। ठीक है, इनके मास आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं। तो अब भैया रदरफोर्ड मॉडल के साथ क्या ड्रॉबैक था, एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो धीरे 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 सारी एनर्जी लूज करके
किस में घुस जाएगा? न्यूक्लियस में घुस जाएगा। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम पे उस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ओवर आर्किंग थ्योरी थी कि हाँ भाई सब चीजें इसी से चलती है, इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड घूम रहा है, तो ये स्पाइरल करता हुआ इसमें घुस जाएगा, क्योंकि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स, मतलब वो अपनी एनर्जी लगातार लूज करता रहता है। रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो हमको रदरफोर्ड की थ्योरी को भी कचरे के डब्बे में डालना पड़ा। बट इससे जो सबसे मेजर चीज निकल के आई वो ये निकल के आई कि भाई हाँ, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं, बाकी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने सबसे बड़ी जो इनसाइट दी वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दी। ठीक है, तो हमारे एटम में हमको यह पता चल गया प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब वो रहते कैसे हैं, कहां रहते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये हमको अभी तक नहीं पता। उसको जानने के लिए हमको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज है वेव थ्योरी। अब हमको थोड़ा सा वेव क्या होती है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि यार वेव क्या होती है। वेव बेसिकली एक फिनोमेना होता है एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर का, एक जगह से दूसरी जगह पर स्पेस में विदाउट एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ बल्क ऑफ मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है सन से अर्थ पर। ठीक है, सन से अर्थ पर एनर्जी आ जाती है, पर आपको ये तो पता ही है कि यार सन से एक्चुअली में कोई मटेरियल उठ के, हाइड्रोजन या हीलियम जिसका सन बना हुआ होता है, वो उठ के अर्थ पे थोड़ी ना आ रहा है। तो ये पॉसिबल हो पाता है वेव्स के थ्रू। तो वेव एक एनर्जी ट्रांसफर का ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ बल्क ऑफ मीडियम के बिना ही एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हमारे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। एक तो वेव लेंथ, ठीक है, डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या टू नियरेस्ट ट्रफ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। तो यहां से लेकर यहां तक बेसिकली दिस इज द लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोला जाता है, नाम से ही सब कुछ पता है। ठीक है, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया वेवलेंथ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, वेव नंबर। दिस इज 1/λ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद कर लेना है इसको। वेव नंबर इज 1/λ। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स में नापते हैं क्योंकि दिस इज उल्टा ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो दिस इज 1/λ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यार नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे इसको बहुत सिंपल तरीका है समझने का, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि मान लो आपके सामने से कोई ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी जा रही है आपके सामने से, आप एकदम फिक्स होकर खड़े हो, आपने एकदम स्ट्रेट लाइन में देख रहे हो, आपने देखा कि यार 10 डब्बे मेरे सामने से निकल गए 1 सेकंड में। मान लेते कोई ट्रेन इतनी तेज चलती है कि 1 सेकंड में 10 डब्बे निकल जाते हैं। 10 डब्बे मेरे सामने से निकल गए 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 डब्बा पर सेकंड। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर कोई वेव जा रही है, क्या जा रही है, वेव जा रही है, आप एकदम पिन पॉइंटेडली एक पॉइंट पे देखे जा रहे हो और आपके सामने से 100 वेव निकल गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100 वेव पर सेकंड। 1000 वेव निकल गई उस पॉइंट से, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1000 वेव पर सेकंड। अच्छा, मेरी एक वेव निकल गई का मतलब क्या होता है, एक वेव का मतलब होता है ये इतनी वेव, दिस इज 1 वेव। इतनी वेव, जैसे एक डब्बा पूरा इतना डब्बा होता है, वैसे ये एक वेव है, दिस इज 1 वेव। ठीक है, अब ऐसी कितनी वेव निकलती है 1 सेकंड में, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हम हर्ट्ज में नापते हैं क्योंकि हर्ट्ज ने बहुत काम किया था इस पे, तो उनके ऑनर में। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट और टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ 1 वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। जैसे वेव नंबर होता है 1/वेवलेंथ, वैसे ही टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ द वेव, जैसे ये है तो यार ये कितनी हाइट है, दिस विल डिक्टेट हमारा एम्पलीट्यूड कितना है। वेलोसिटी, 1 सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की जो स्पीड है, जो सन से वैक्यूम के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है, तो वो करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये यूनिवर्स की लिमिट भी है एज पर आइंस्टीन, इससे तेज दुनिया में कोई भी मूव नहीं कर सकता, यूनिवर्स में इससे तेज कोई भी मूव नहीं कर सकता। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक हो गई वेव के, जो हमको समझ में आने चाहिए हैं। वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी,
टाइम पीरियड, फिर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे चलें। तो एक क्वेश्चन, विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, ब्रॉडकास्ट करता है इतनी किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ट्रांसमीटर ने एमिट की है। ठीक है, सिंपल है, आपको पता ही है कि इसको कैसे करना है। पता है कि नहीं पता है? वैसे मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, तो इसको अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने आपको बता दी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है और वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे आपको दिख जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज की वेलोसिटी c के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 8 से ट्रैवल करती है। ठीक है, हमको आपको जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हो, आप उसकी वेलोसिटी मान लेना 3 इंटू 10 की पावर 8। हमको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है किलो हर्ट्ज, उसको आप ऐसा यूनिट में बदलो, सेकंड इनवर्स में लेके आओ, किलो हटाओ तो 1368 किलो, मतलब 1368 इंटू 10 की पावर 3। बस सिंपल है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, या स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ वेव इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमको स्पीड दिया है, यहां पे हमको फ्रीक्वेंसी दिया है, पर फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली किलो में मत डालना, 1368 डालोगे तो आंसर गलत आएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना, उसको पहले बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना। तो 1368 इंटू 10 की पावर 3, अब आप सी को इससे डिवाइड कर लो, आपके पास लैम्डा आ जाएगी 219.3 मीटर, विच इज अ वेरी बिग वेवलेंथ। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। तो क्या होता है कि सन से आपके पास कुछ इस तरह से एनर्जी आती है, यहां पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल वेव्स, ये लाइट है, जो आपको लाइट दिखती है ना येलो येलो कलर की, ये वो है, और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हुए सन से अर्थ पे आती है। आप ये देखो, ये देख रहे हो आप, जो रेड वाली है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स है, जो ब्लू वाली है वो मैग्नेटिकल वेव्स, मतलब मैग्नेटिकल क्या, मैग्नेटिक वेव्स है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि ये बनी हुई है इलेक्ट्रिक वेव से और मैग्नेटिक वेव से, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। इलेक्ट्रिकल वेव तो ऐसे ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक वेव्स ऐसे ऐसे चल रही है। इलेक्ट्रिकल वेव्स ऐसे ऐसे, मैग्नेटिकल वेव्स ऐसे ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये चल रही है। और ये हमको बताया था मैक्सवेल बाबा ने ये सारी डिस्कवरी करी थी। ही इज द गॉड लाइक फिगर इलेक्ट्रिसिटी के मामलों में। और इन्होंने बोला था, इन्होंने स्टेटमेंट पास किया था 1700 समथिंग में, 1760 के अराउंड, कि भैया लाइट इज अ वेव। इन्होंने बोला लाइट इज अ वेव। क्या बोला इन्होंने? लाइट इज अ वेव। सारी दुनिया ने इनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। न्यूटन बोल के गए थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पर न्यूटन की थ्योरी को इन्होंने गलत प्रूव कर दिया। बहुत सालों में कोई ऐसा इंसान आया था कि हाँ, जैसे न्यूटन के अलग कुछ बात बोली है। इन्होंने बोला लाइट इज अ वेव, लोगों ने बोला प्रूफ दो। तो इन्होंने देखो, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये पूरा अपने लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज ईएम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ। ठीक है, एक पूरी रेंज किसी चीज की, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बहुत छोटी वेवलेंथ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे भी सही। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है E घटती है, जैसे जैसे लैम्डा कम होता है E बढ़ता है। ठीक है, आया समझ में? तो जैसे जैसे लैम्डा कम हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो लैम्डा कम हो रहा है, तो एनर्जी बढ़ रही है। देखो ना, लैम्डा कम हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है, दो पीक के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, तो वेवलेंथ कम हो रही है। इधर जैसे जैसे हमारे वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम हो रही है। तो वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। ये की पॉइंट अपना हो गया। ठीक है, विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर मतलब कुछ यूनिट्स भी हैं, अभी तक तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूं। नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10। या आपको डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, आपको इसको याद, आपको पता होना चाहिए 10 की पावर -12 इज पीको।
ये 3 यूनिट आपको पता होने चाहिए, बाकी मिली वगैरह तो आपको बताइए 10 की पावर -6, नहीं सॉरी, माइक्रोस 10 की पावर -6, मिलीज 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हुआ है ना। अब क्या हुआ भाई, ये मैक्सवेल है, उनको ऐसे लगता था आई एम दी बेस्ट, दुनिया ने भी मान लिया भैया आई एम दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला देखो ये इंटरफेरेंस नाम की चीज हो रही है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है लाइट में? लाइट में इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस का मतलब कि अगर आपको ये भी पता है कि अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो दो लाइट टकराएंगी और अंधेरा हो जाएगा। मैक्सवेल ने बोला कभी पार्टिकल में ऐसा होते हुए देखा है क्या? एक टेनिस बॉल आके टकराई, दूसरी टेनिस बॉल आके टकराई और दोनों गायब हो गई? नहीं। तो उन्होंने बोला लाइट में ऐसा होता है, मतलब लाइट पार्टिकल की नहीं बनी हुई। तो लाइट किसकी बनी हुई है साहब? लाइट वेव की बनी हुई है। तो वो ऐसे पूरे मैक्सवेलियन थ्योरीज, जो मैक्सवेल की थ्योरी को मानने वाले साइंटिस्ट थे, उनका 200 साल तक बहुत रुतबा चला जिंदगी में। जैसे इन भाई साहब का चला था ना 4 साल तक, वैसे उनका 200 साल तक चला भैया। आई एम दी बेस्ट, लोगों को उन्होंने प्रूव कर दिया लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। एक और जो उनकी थ्योरी थी डिफ्रैक्शन, भाई आपको सुबह सुबह जो पूरा आसमान है वो लाल क्यों दिखता है, या शाम को आसमान लाल क्यों दिखता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ये आप फिजिक्स में सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये दोनों से जो लाइट की दोनों प्रॉपर्टीज है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर। बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जा रहा, फिजिक्स में आप चले जाना, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से प्रूव हो गया कि लाइट वेव है। अब जैसे कोई चीज प्रूव होती है तो शक करने वाले लोग हमेशा आ जाते हैं। लोगों ने खोज खोज के ऐसी प्रॉपर्टीज निकाली जहां पे लाइट इज अ वेव से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। मेनली 4 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि भैया एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम की चीज होती है, वो बिल्कुल अग्री नहीं करती है कि लाइट इज अ वेव। अभी बताऊंगा कैसे, इसी उसमें पढ़ लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी अपन इसी रिवीजन लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये फिजिक्स के ऊपर छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे। इसी रिवीजन लेक्चर में ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, ये चारों नेचुरल फिनोमिना ऐसे हैं जो आप लाइट के वेव नेचर से नहीं समझा सकते। तो अब जीवन में तो बहुत तकलीफ हो गई। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज पढ़ लेते हैं। ये एक्सप्लेन होती है पार्टिकल नेचर से। यहां पे मैक्सवेल साहब चैलेंज हो गए। जो भी ज्यादा डूड बनता है ना, आई एम दी बेस्ट, मैक्सवेल साहब डूड नहीं बन रहे थे, उनकी थ्योरी को मानने वाले कि भैया लाइट तो पार्टिकल हो ही नहीं सकता है, ये है वो है। इस एक एक्सपेरिमेंट ने धज्जियां उड़ा दी, शॉक वेव्स साइंटिफिक कम्युनिटी में भेज दी, ठीक है। क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने ये देखा कि जब हम एक पीस ऑफ मेटल को हीट करते हैं तो पहले वो रेड हॉट होता है। आपने लोहार वगैरह की दुकान पर कहीं गए होंगे जहां पे हम आयरन को ऐसे बीट करते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, शानदार। आप उसको और ज्यादा टेम्परेचर अगर उसको बढ़ाओगे तो वो ऑरेंज रेड होता है। देखो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, पहले जरा ये समझना, आप ध्यान से देखना इसको। यहां पे आप देखोगे तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, मतलब लैम्डा कम हो रही है, तो कलर जो है वो ब्लू की तरफ जा रहा है। ब्लू वाली साइड में, वॉयलेट वाली साइड में, पर्पल वाली साइड में ज्यादा एनर्जी होती है और रेड वाली साइड में कम एनर्जी होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा, ये ऑब्जर्वेशन हमको क्या बता रहा है कि ये पहले रेड था, फिर ऑरेंज रेड हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो फिर और बढ़ाया तो ये ब्लू हो गया। इसका मतलब कि यहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा कम हो रही है, ठीक है। इसको हम एक बात से समझ सकते हैं कि मान लो ये रेड 400 डिग्री पे हुआ था, फिर ये ऑरेंज रेड लाइट से 700 डिग्री पे हो गया, फिर ये व्हाइट लाइट से 1200 डिग्री पे हो गया, फिर ये ब्लूइश लाइट से 1800 डिग्री पे हो गया। इसका मतलब हर एक टेम्परेचर पर, कोई भी आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लो, उस पे एक टाइप का रेडिएशन ज्यादा निकल के आ रहा है यार। जो ज्यादा होगा तभी तो वो उस कलर का दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 400 डिग्री सेल्सियस पर रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट, ब्लैक सब बराबर बराबर निकलते तो ये बॉडी हमको कोई एक कलर की दिखनी चाहिए थी, ठीक है। पर 400 डिग्री पे रेड क्यों ज्यादा दिख रही है? क्योंकि रेड वाला रेडिएशन ज्यादा निकल रहा है, रेड वाले के करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो ज्यादा निकल रही है। फिर
ये 1800 डिग्री करीब पे रैंडम डेटा, एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा नहीं है। 1800 डिग्री सेल्सियस पे ये ब्लू क्यों हो गई? क्योंकि उस पे ब्लू वाला रेडिएशन ज्यादा निकल रहा होगा। तो साइंटिस्ट लोगों को एक बात समझ में आई कि कौन सा रेडिएशन ज्यादा निकलेगा, ध्यान से सुनना, कौन सा रेडिएशन ज्यादा निकलेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? कौन सा रेडिएशन ज्यादा निकलेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी ने तो यह बोला था कि हर टेम्परेचर पे हर रेडिएशन बराबर बराबर निकलेगा। क्या बोला था मैक्सवेल की थ्योरी ने? कि हर टेम्परेचर पे हर फ्रीक्वेंसी हर वेवलेंथ बराबर बराबर निकलेगी। बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया कि ऐसा नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कौन सा रेडिएशन ज्यादा निकलेगा। लोगों का दिमाग खराब, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने चालू किए, प्लॉट करने चालू किए ग्राफ, और जब ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू हुई तो जो एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसे आए। ये ब्लू वाला ग्राफ एक्चुअल है, ये ग्रीन वाला ग्राफ एक्चुअल है, और ये रेड वाला ग्राफ एक्चुअल है। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये थ्योरेटिकल है। क्या है ये? थ्योरेटिकल है ये, ठीक है। थ्योरेटिकल क्यों है? क्योंकि ये ग्राफ आपसे ये बोल रहा है कि आप जैसे जैसे वेवलेंथ कम करते जा रहे हो एनर्जी इंफिनिटी की तरफ जा रही है। और यार ये तो आपको भी कॉमन सेंस से पता है कि एनर्जी इनफाइनाइट अगर होती, एनर्जी अगर इनफाइनाइट होती तो आज वर्ल्ड वॉर ही नहीं होते। दिस इज ऑल द लड़ाई ऑफ एनर्जी। हमको भी पता है कि यार ऐसी कोई लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगी कि जहां पे आप एनर्जी को इनफाइनाइट कर दोगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, कि नहीं, ये गलत है। तो जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ, आप देखो ये वेवलेंथ कम हो रही है, इस रेंज में वेवलेंथ यूवी रेज की कैटेगरी में पहुंच जाती है, ठीक है। जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ उस कैटेगरी में पहुंच जाती है। तो इसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। क्योंकि जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट रेंज में पहुंच गए तो हमारी एनर्जी इनफाइनाइट होने लग गई थ्योरेटिकली। अगर हम मैक्सवेल की थ्योरी से जाते हैं तो वो गलत प्रूव हो गई। एक्चुअल ग्राफ कैसा है? ऐसा है, और ये सही ग्राफ भी है। ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि यार इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 5000 केल्विन पर मैक्सिमम जो रेडिएशन है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है? ये रेडिएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में है। तो आप देखो मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो ब्लू के करेस्पॉन्डिंग है। थोड़े कम रेडिएशन जैसे जैसे आगे फ्रीक्वेंसी पे, थोड़े कम रेडिएशन इस पे, और एकदम जीरो वेवलेंथ पे जीरो रेडिएशन है। हम 4000 केल्विन हमने टेम्परेचर कम किया, ठीक है, तो हम ग्रीन वाली साइड चले गए तो मैक्सिमम रेडिएशन ग्रीन के जैसे है। हमने टेम्परेचर और कम किया, 3000 केल्विन पे आ गए तो मैक्सिमम रेडिएशन रेड वाले में, जो ग्राफ का मैक्सिमा है वो रेड वाली वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड कर रहा है। 4000 केल्विन पे ग्राफ का मैक्सिमा ग्रीन वाली वेवलेंथ को करेस्पॉन्डिंग कर रहा है, और 5000 केल्विन पे मैक्सिमा ब्लू वाले रेडिएशन को करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, यार ये चल क्या रहा है? अगर वेव नेचर से एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा तो एक्सप्लेनेशन आएगा कहां से? अगर हम इसको थोड़ा विजुलाइज करके देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखें, चल जा भैया। हाँ, तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप ये वाली लाइन देखना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और वो ऑब्वियस भी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा निकलेगी। लेफ्ट में एनर्जी ज्यादा है तो पीक ज्यादा एनर्जी की तरफ करेस्पॉन्ड करेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वाला ग्राफ किस तरफ मूव करता है? तो ये वाला ग्राफ लेफ्ट की तरफ, मतलब कम वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। टेम्परेचर कम करने पर ये वाला ग्राफ राइट की तरफ मूव करता है, मतलब ज्यादा वेवलेंथ की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से, इस ग्राफ को जो प्लॉट किया था वो वीन ने किया था, ठीक है। इस ग्राफ का जो लॉजिक आता है वो आता है कि आपको लैम्डा मैक्स निकालना है। इस ग्राफ से जो लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जो लोग जीते अगर किसी चीज में, तो वो इसमें जीते कि यार अब वो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते थे कि यार 5500 केल्विन पर मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी वाली आ रही है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसके बराबर आएगी? B/T। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज दिस B इज अ कॉन्स्टेंट। तो लैम्डा और टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर जितने प्रोपोर्शन से बढ़ाऊंगा लैम्डा उतने प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी, या टेम्परेचर जितने प्रोपोर्शन में कम करूंगा लैम्डा
उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगी। तो λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2 इज इक्वल टू λ3 T3 इन सारे टेम्परेचर्स के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। बी की वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ ये आपको याद करनी है, ये शायद आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ठीक है। सो 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, आप इसको 2.9 इंटू 10⁻³ भी ले सकते हो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। और क्या चीजें हम इसको इस ग्राफ से सीखने को मिलती है कि यार एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स टोटल एनर्जी, ये बड़ा लॉजिकल भी है। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा रेडिएशन निकलेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है यार। आपने छू के तो देखा ही होगा ना, ठंडा तवा कम गर्म होता है, गर्म तवा बहुत ज्यादा गर्म होता है, फील हो जाता है स्किन को ऊपर से ही कि हाँ ज्यादा इसमें से एनर्जी निकल रही है। तो जैसा आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ग्रीन वाले ग्राफ पे मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो इसका एरिया भी मैक्सिमम है, मतलब टोटल एनर्जी जो निकली है वो ग्रीन वाले की सबसे ज्यादा है, फिर येलो वाले की है, फिर ऑरेंज वाले की है, फिर ऑरेंज रेड वाले की है, और फिर रेड वाले की है। तो एरिया अंडर द ग्राफ से हमको टोटल एनर्जी मिल जाती है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है वो दिया प्लैंक बाबा ने। प्लैंक ने क्या बोला कि यार आप सब लोग लाइट को गलत देख रहे हो, देखो असलियत तो मेरे को पता है, आप तो गलत देख रहे हो, आप गलत जगह अपनी एनर्जी डाल रहे थे, आप गलत चीज से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, ये इससे एक्सप्लेन होगा ही नहीं। उन्होंने बोला कि भैया जो रेडिएंट एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हुई है किसी भी बॉडी के द्वारा, अच्छा एक चीज और बता दूं, ब्लैक बॉडी क्या होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, जो सारे रेडिएशन जो उस पर पड़ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर एमिट कर देती है। वो 100% रेडिएशन जो उस पर पड़ रहे हैं उनको एमिट करके एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की ये खास बात होती है कि यार वो 100% चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर एमिट भी कर सकती है। ये बाकी नॉर्मल बॉडीज में ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये ऐसा नहीं करती, ये सबको खा जाएगी और फिर सबको एमिट कर देगी। ये ब्लैक बॉडी की खास बात होती है। वैसे ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है फिर भी। तो प्लैंक ने बोला कि यार जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है एक ब्लैक बॉडी से वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये एनर्जी है तो ये एनर्जी एक ऐसे नहीं जा रही है वेव की तरह से, ये वेव की तरह से नहीं जा रही है ये एनर्जी, नहीं। उन्होंने बोला कि एनर्जी जो है वो ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है, एनर्जी इज गोइंग लाइक दिस पैकेट्स फॉर्म। मतलब अगर मान लो एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट 1 है तो 1.1 इज नॉट अलाउड, 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5, सिर्फ इंटीजर्स ही अलाउड है, नंबर लाइन के सारे नंबर अलाउड नहीं है, अगर हम इसको ऐसे वैसे एक आसान भाषा में समझना चाहें तो ये प्लैंक ने बोला कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है और सबसे छोटे पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी मैथ्स भी यहां पे बताई है ना। उन्होंने क्या मैथ्स बताई भाई, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, हाँ भाई हमको पता है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत बढ़िया। और उन्होंने उसको बोला कि E इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहां पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो C अपॉन लैम्डा के बराबर होती है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था। तो हमारा फॉर्मूला गया E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चले तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इस एनर्जी का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मतलब आप h न्यू ट्रांसफर कर सकते हो, 2h न्यू ट्रांसफर कर सकते हो, 3h न्यू ट्रांसफर कर सकते हो, पर आप 1.5h न्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप एक सिंगल क्वांटम का सिर्फ मल्टीपल्स ही ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसके फ्रैक्शन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे n एक इंटीजर है और n नंबर ऑफ क्वांटम है, ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिया मैथमेटिक्स का, ज्यादातर बच्चों की सुन के ये हालत होती है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सीन याद है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला, देखो मैं आपको बताता हूं, बड़ा मैथमेटिकल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा मैं बोल रहा हूं पर आपको लगेगा नहीं। उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, अपन लैम्डा को बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या हो रहा है, आप अगर लैम्डा को बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो ये वाला ओवरऑल क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। पर यहां पे देखो e⁻ अपॉन लैम्डा, आप इसका मतलब क्या कर रहे हो कि आप जब ये चीज को बढ़ा रहे हो तो यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर में लैम्डा है तो ये e⁻
ई की पावर किसके बराबर जा रहा है, ये ई की पावर 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने इस चीज को बहुत बढ़ा दिया, लैम्डा को जो नीचे है, तो ये ई की पावर 0, तो ये 1 के करीब जा रहा है, ठीक है। पर ये वाली टर्म डोमिनेट कर जाती है और ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। हाई लैम्डा पे, बहुत ज्यादा हाई लैम्डा पे ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, क्योंकि दिस टर्म्स डोमिनेट एट हाई लैम्डा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, लोगों ने बोला ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि यहां पे एनर्जी कम होगी। देखो हाई लैम्डा पे आप देखो एनर्जी बहुत कम है। अगर आप, मैं यहां पे मान लो मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ठीक है, दिख रहा है आपको, तो इस वाले पार्ट की एनर्जी को आप देखोगे जो हाई लैम्डा वाली है, तो ये वेरी 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 लेस है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लोगों ने बोला एक काम करते हैं, लो लैम्डा पे देखते हैं, जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल थ्योरी फेल हुई थी। उन्होंने ठीक है, लैम्डा को तुम कम करो। बोला बहुत बढ़िया, लैम्डा को कम करते हैं। लैम्डा को मैं कम करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी कम हो रही है डिनोमिनेटर में, तो ये पूरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों ने बोला अरे तुम भी फेल हो, तुम भी फेल हो। रुक, मैंने ई की पावर डाली हुई है ना, उसको देख, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको देख, उसको देख। आप जब यहां पे लैम्डा कम करोगे तो ये पूरी टर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो आप, डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, तो छोटे लैम्डा पे ये टर्म डोमिनेट करती है। जब हमारा लैम्डा कम होता है तो ये वाली टर्म डोमिनेट करती है, जिससे कम लैम्डा पर भी बहुत कम रेडिएशंस आते हैं। तो पार्टिकल नेचर से, प्रोबेबिलिटी के मॉडल से उन्होंने ये समझा दिया, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा था अरे कहना क्या चाहते हो, है ना। नहीं भी समझ में आया यार, ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप ईसरल की ऐप डाउनलोड करके वहां पे देख लेना, वहां पे मैंने थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाया है। बट रिवीजन लेक्चर में इतना डिटेल में समझना हमको नहीं है, बस आपको यह समझना है कि हाँ प्लैंक ने ऐसा बोला था, E = hc by लैम्डा का फॉर्मूला उन्होंने वहां से हमको दिया था, ठीक है। तो E = hc by लैम्डा, और ये चीज आप याद कर लेना। एंगस्ट्रॉम की 10⁻⁻19 मीटर नहीं है, 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। तो H × C की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कई बार आपको ऐसा दे दिया जाता है कि एनर्जी आपसे पूछ ली जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और आपको जो वेवलेंथ दी होगी वो आपको दे दी होगी एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो आप ये वाला फॉर्मूला डिवाइस करके डायरेक्टली एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपकी वेवलेंथ 124 एंगस्ट्रॉम है, और आपसे अब वेव की एनर्जी पूछी है, या वेव की नहीं भी तो वो पार्टिकल की एनर्जी पूछी है, एक लाइट की एनर्जी बेसिकली पूछी है, क्वांटम की टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में, कि इसकी एनर्जी बता दो। आपको हमने वेवलेंथ दी है, एनर्जी बता दो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी hc by लैम्डा। hc की वैल्यू कितनी है 12400, ठीक है। यहां पे यूनिट एंगस्ट्रॉम है, ये याद रखना। 12400 तब आएगा जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, और मेरी वेवलेंथ कितनी दी हुई है 124, ठीक है। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो गई। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके भारी भरकम कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। अगर मान लो लैम्डा में आपको वेवलेंथ दी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन ये टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ लैम्डा इज इन नैनोमीटर। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 12400 यूज कर लेना, लैम्डा अगर नैनोमीटर में है तो 1240 यूज कर लेना, कंफ्यूज मत होना। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 12400 यूज करो, लैम्डा अगर नैनोमीटर में है तो 1240 यूज कर लेना अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो, ठीक है। बस, तो ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं जा रहा। आपको लैम्डा दिया है, आप डायरेक्टली c by लैम्डा से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे पूछा गया यार कितने फोटॉन्स लाइट के चाहिए होंगे जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है ताकि 1 जूल की एनर्जी निकल सके। तो पहले आप एक काम करो कि एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकाल लो, ठीक है, या फिर E = NH न्यू को c by लैम्डा, E की वैल्यू 1 जूल डाल दो यहां पे, तो N = λ/h × c, तो E की वैल्यू 1 जूल हो गई, ठीक है। और लैम्डा आपको दी हुई है कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 × 10⁻⁻10 मीटर, H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸। तो आपको जो टोटल फोटॉन्स चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 2.5 × 10⁻18। इतने फोटॉन्स आपको चाहिए हैं 1 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो आप इसे समझ सकते हो
कि जो सबसे छोटी एनर्जी की वैल्यू है, जो क्वांटम है एनर्जी का, वो बहुत छोटा है। तो मैक्रो स्केल पर कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर फिर हमको 1.1 जूल की एनर्जी कैसे मिलेगी। भाई ये आपका सबसे छोटा पैकेट इतना सा है, इतना सा छोटा पैकेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। तो ये 1.1 तो उसके लिए अभी भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो लेवल पर डेसिमल में एनर्जी अलाउड है, आप 5.6 जूल की एनर्जी निकाल सकते हो, बट आप 5.6 क्वांटम जितनी एनर्जी नहीं निकाल सकते। ठीक है, जूल बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें एनर्जी निकाल सकते हो, क्वांटम में एनर्जी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, एक बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यार देखो सन जो है ना वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। लोगों ने बोला भाई तू रॉकेट लेके गया था क्या वहां पे, जो बोल रहा है कि सन हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके गया है, कि वहां पे आप गए, आपने एक कटोरा लिया और सन में से कुछ निकाला, आप अपनी लैब में लेके आए और आपने टेस्ट कर लिया कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपने नए मॉडल ऑफ एटम से निकाला है। लोगों के कान खड़े हो गए, नया मॉडल ऑफ एटम, भाई साहब अब तो बहुत मजा आएगा, देखते हैं इन्होंने क्या बोला। तो बोर ने बोला ध्यान से सुनना, आपको ही बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। बोर ने अपने मॉडल के बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने बोला देखो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है एटम का, जो मॉडल है मेरा, वो इस तरह से काम करता है। पहली बात, एटम में न्यूक्लियस है, ये इन्होंने रदरफोर्ड से उठा लिया, रदरफोर्ड की मेहनत को इन्होंने अपने नाम कर लिया, नहीं उसको क्रेडिट भी दिया था, ऐसा नहीं है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है जहां पे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है और वो सेंटर ऑफ द एटम में पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। पोस्टुलेट 2 को इन्होंने क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। इन्होंने सेम, अभी तक रदरफोर्ड वाली बातें ही चल रही है। इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर है, जैसे मून भी करता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, वैसे तो ये सारे इलिप्टिकल पाथ होते हैं, बट वो ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो जैसे मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है या अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। थर्ड पार्ट इनके पोस्टुलेट 2 का, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होती है उस फोर्स के जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब ये चीज बहुत सारे जो नए नए बच्चे पढ़ते हैं पहली बार 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनको समझ में नहीं आती, बट आपको पता है कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस अगर r है, इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो mv²/r के बराबर लग रहा होगा। इसको v स्पीड से इस सर्कल में घूमने के लिए mv²/r के फोर्स जितनी जरूरत होती है। ये फोर्स कहां से आएगा, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके सर्कुलर मोशन के लिए। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, k(q1q2/r2 = mv²/r। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। पोस्टुलेट 3 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π। अब ये हवा में से निकाला गया था। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं, कोई सर पैर नहीं, बस बोर ने आया, मैं बोर हूं, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। रदरफोर्ड का मॉडल काम कर नहीं रहा तो मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। होता नहीं है भाई, मैं आया हूं, मेरा बैट है, मैं बैटिंग करूंगा, एग्जैक्ट सेम लॉजिक था, कोई लॉजिक नहीं था पीछे, बस बोल दिया कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन से वहीं पर रिवॉल्व कर सकते हैं उन्हीं ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। लोगों ने बोला ठीक है, क्यों यार, वो मत पूछो, बस ऐसा है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि हाँ ऐसा है। इसका लॉजिक फाइनली हमको डी ब्रॉगली ने दिया था, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो mvr = nh/2π। mvr किसके बराबर हो गया, nh/2π के बराबर हो गया। ठीक है, mvr किसके बराबर हो गया, nh/2π के बराबर हो गया mvr। तो ये आपको याद रखना है, इस पे से सवाल बन जाते हैं। सो mvr = nh/2π, इसको प्रूफ भी अपन कर देंगे। ठीक है भाई, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका मोमेंटम या तो h/2π है या 2h/2π है। एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम ठीक है, या 3h/2π है या 4h/2π है। ये चीज इन्होंने प्लैंक से थोड़ी सी बोरो करी। यार बोर ने क्या किया, सारे दुनिया की अच्छी अच्छी थ्योरीज को मिलाया और अपनी एक थ्योरी बना डाली कि भैया हाँ ऐसा होता है। ठीक है, h/2π, 2h/2π, 3h/2π और 4h/2π ऐसे कर करके इंटीग्रल मल्टीपल्स अलाउड है। इसका मतलब अगर ये न्यूक्लियस है
और ये ऑर्बिट अगर h/2π पे बैठा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये ऑर्बिट अगर 2h/2π पे बैठा है तो यहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पर अगर ये ऑर्बिट 2.5h/2π पे बैठा है, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम 2.5h/2π है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल पे रह सकता है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज आर नॉट अलाउड। अच्छा, पोस्टुलेट 4 में इन्होंने क्या बोला, देखो रदरफोर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ में स्पाइरल कर करके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिट में जहां पे कि एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। इन्होंने बोला ठीक है, मैं एक और एक तुक्का मारता हूं, ऐसे पैंतरे फेंकता हूं एक। इन्होंने बोला यार देखो मेरा जो एटम है ना, मेरा जो एटम है, तुम्हें मानना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, मेरे एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। लोग फिर चिल्लाना शुरू, अबे ये स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ये क्या आ गया अब नया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है उसको हम समझ पाते हैं, उससे पहले आप ये स्टेशनरी ऑर्बिट का चक्कर चला रहे हो, क्या होता है ये स्टेशनरी ऑर्बिट। उन्होंने बोला देखो ये एक ऐसे ऑर्बिट है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन भी क्या है, मानना तो पड़ेगा क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होती है इस ऑर्बिट में, तो मैंने रदरफोर्ड की दूरी को दूर कर दिया बिना कोई लॉजिक दिए। दिस मींस दैट इन दीज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन डज नॉट रिजल्ट इन रेडिएशन एंड एनर्जी लॉस एज रिक्वायर्ड बाय क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इन्होंने कुछ तो लॉजिक दिए थे स्टैंडिंग वेव्स वगैरह से, नए टाइप के फिजिक्स को यूज करके, बट वो इतने कन्विंसिंग नहीं थे, बस लोगों ने मान लिया क्योंकि इनका मॉडल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच कर रहा था। ठीक है, अगला पोस्टुलेट क्या है, वो भी एनर्जी से रिलेटेड है कि हर स्टेशनरी ऑर्बिट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसीलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। आपने एक बार ऑर्बिट आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो क्योंकि हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी है। और इनको हम नामकरण कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 या KLMNO, इस तरीके से। जो सबसे अंदर वाला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के सबसे पास है, वो शेल 1 कहलाता है या शेल K कहलाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, अल्फाबेट में भी ऊपर जाते जाओगे, नंबर्स में भी ऊपर जाते रहोगे, 1 2 3 4 5 KLMNO PQRST ABCDEFGHI JKLM। पोस्टुलेट 6 क्या बोलता है भाई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जंप करना चाहता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जंप करना चाहता है, या तो ऊपर जाना चाहता है या नीचे आ जाना चाहता है, मतलब K से L में जाना चाहता है या M से K में आना चाहता है, अगर वो ट्रांजिशन करना चाहता है तो वो एक फोटोन एमिट करेगा, मतलब वो अंदर से उल्टी कर देगा और उसके अंदर से बाहर एनर्जी निकल के आ जाएगी। इट विल एमिट अ फोटोन, वो वहां से क्या करेगा, वो एक फोटोन को एमिट करेगा। वो क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे के अंदर। और एनर्जी चेंज कितना होगा भाई, फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी, ये तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, तो भाई सेकंड पोस्टुलेट बहुत सिंपल सी चीज है। ये मान लो अगर मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इसका आपको की पॉइंट बताता हूं। अगर आप अंदर की तरफ आओगे तो एनर्जी जो है कम होगी, अगर आप अंदर की तरफ आओगे तो एनर्जी डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। अगर आप बाहर की तरफ जाओगे तो एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करना है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब उसको खाना पड़ेगा प्रोटॉन। यार वो खुद से तो एनर्जी लेके आएगा नहीं, उसको यहां से यहां अगर जंप करना है तो उसको बाहर से एनर्जी पकड़नी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाएगा तो। और अगर वो वापस से थर्ड से कूद के फर्स्ट में आता है, मतलब उसकी एनर्जी उसको कम करनी है, तो वो फोटोन को बाहर फेंक देगा। तो एनर्जी के आदान प्रदान का सिर्फ एक तरीका है, अगर आपको एनर्जी लेनी है तो फोटोन को खा जाओ, अगर एनर्जी देनी है तो फोटोन को उगल दो, मतलब निकाल दो उसको अपने अंदर से। तो ये बोर के 6 पोस्टुलेट हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यार बोर ने बोला कि भैया जैसे आप बिल्डिंग में मालों में ही रह सकते हो, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के बीच में रह सकते हो। उन्होंने आपसे फ्लोर्स पे रह सकते हो, फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाना है तो आपको एक फोटोन खाना पड़ेगा, थर्ड से फर्स्ट पे आना है या सेकंड पे आना है तो फोटोन छोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसे फोटोन खाया तो ये कूद के ऊपर चला जाएगा, अब ये यहां से फोटोन निकाल देगा तो ये कूद के नीचे आ जाएगा। तो खाने पर आप ऊपर जाते हो, निकालने पर आप नीचे आते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले।
तो रेडियस की कैलकुलेशन है ये। अगर आप बोर के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस मतलब मान लो अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, मेरा ये ऑर्बिट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। और फर्स्ट ऑर्बिट, उसकी कैलकुलेशन समझने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यू याद रखनी है, विच विल कम आउट टू बी कितनी, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। यू हैव टू लर्न दिस। ये आपको कोई भी एग्जामिनर नहीं देगा, ये आपको याद होना चाहिए है। एन स्क्वायर ऊपर आ रहा है, जेड नीचे आ रहा है। अच्छा, बोर का जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। बोर का मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से क्या मतलब है आपका, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो बोर का मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। बोर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट कितना आया, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आएगी, इसका ध्यान रखना। यूनिट क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसके लिए और उसके फर्स्ट ऑर्बिट मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, उसकी डेफिनेशन भी अभी पढ़ लेंगे, वैसे तो आपको सारी आती ही है। 0.529 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो नीचे 1 डाल देंगे, तो R0 की वैल्यू आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की न्यूक्लियस से जो दूरी है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर की है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे, विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, किसमें आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। अच्छा, टोटल एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट के कारण है, पोटेंशियल एनर्जी जो डिस्टेंस के कारण होती है, उसके बराबर होती है। ये भी आप याद रख लेना। डायरेक्टली से सवाल बनता है कि जब हम एक एटम की बात करते हैं, बोर एटम की, जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, तो टोटल एनर्जी बराबर आती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 या फिर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि बाय कन्वेंशन एनर्जी को जीरो ले लेते हैं। बाय कन्वेंशन हम एनर्जी को जीरो, इससे सवाल आ जाता है कि यार आप एनर्जी को जीरो -13.6 इंटू समथिंग लिख कैसे सकते हो, एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमने हमारा जीरो इंफिनिटी पे डिफाइन किया है। E इज इक्वल टू जीरो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम इंफिनिटी पे मानते हैं, तो यार उससे तो कम ही है। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस के पास आ रहा हूं तो एनर्जी कम होती जाती है, एनर्जी अगर कम होती जाती है तो उसको नेगेटिव में आना पड़ेगा, इसलिए हमारी एनर्जी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस वैल्यू है, तो इसको भी अपने को लर्न करना है। जहां जहां पे मैं लर्न लिख रहा हूं वहां पे आप उसको लिख भी सकते हो। वैसे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपकी सरल की ऐप में, बट फिर भी आप इसको अभी लिख लो तो आपको ज्यादा जल्दी ये याद हो जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, अब कुछ कुछ डेफिनेशन होते हैं। ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास जो स्टेट है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, एच एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी He प्लस आयन की -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उससे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, ये वाला जो ऑर्बिट है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी एटम। ठीक है, या आयन, हीलियम के इसमें आयन है क्योंकि He प्लस होता है। ठीक है, फिर हो गया एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं सारी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। तो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस के सबसे पास वाला, इसके अलावा अगर आप कहीं पे हो तो यू आर एक्साइटेड, क्योंकि आपने ग्राउंड स्टेट में नहीं हो तो हम उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अगली डेफिनेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। भाई आपको उसको 1 से 2 में डालना है तो आपको उसको एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी ये एक डेफिनेशन अपनी हो गई। एक और एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो आप उसको, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम और आयन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एनर्जी और ग्राउंड स्टेट। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं इसलिए बता रहा हूं। अगर आपका ये एक न्यूक्लियस है, ये आपके फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आपको इसको इस एटम से, मतलब इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना है, मतलब उसको इंफिनिटी पे भेजना है।
तो आपको उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी मिनिमम, उससे ज्यादा दे दोगे तो वो ऑब्वियसली चला ही जाएगा। मिनिमम एनर्जी जो आपको देनी है उसको ग्राउंड स्टेट से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए, मतलब जीरो एनर्जी पे भेजने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एच एटम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम की होती है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली ये इनके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का अपोजिट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस न्यूक्लियस से दूर भेजने के लिए। ठीक है, एक लास्ट टर्म होती है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी। भाई कितने से पकड़ के रख रखा है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्टेट से, जिस भी वो स्टेट में है, वहां से n इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब इन्फ्लुएंस से बाहर भेजने के लिए, एटम से बाहर फेंकने के लिए किसी भी स्टेट से, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मेरा ये ग्राउंड स्टेट है, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी की बात करूंगा तो वो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए डिफाइन होती है। पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में बैठा है, जो उसकी ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में, आप उसको वहीं से बाहर भेज देते हो, तो उस एनर्जी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। पर अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, आप उसको वहां से बाहर भेजते हो, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले। तो यार ये हमारा पूरा बोर मॉडल हो गया, इसके पोस्टुलेट्स हो गए। अब हम इसको, इसकी जो मेन जो क्रक्स है ना, जो बोर मॉडल ने अचीव करके दिखाया था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो इसके आए थे, मेनली रिडबर्ग्स कांस्टेंट, स्पेक्ट्रम, वो सारी चीजों में अब हम वो देखते हैं। चलो, तो सन जो है वो भाई हमको पता है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। बोर ने भी यही बोला कि मैं इसको बिना वहां पे जाए प्रूव कर सकता हूं कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। लोगों ने बोला कैसे? उन्होंने बोला यार तुमको एक चीज तो पता ही होगी ना, न्यूटन के जमाने से चली आ रही है, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो दो तरह का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब कोई रेडिएशन एमिट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सन से एक रेडिएशन हमारे पास आया, वो वहां से एमिट होके आया, ठीक है, और उसको हमने एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया और उसको एक स्क्रीन पे रिसीव कर लिया। तो जो स्क्रीन पे रिसीव हुआ वो पूरा एक स्पेक्ट्रम होगा, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसीज का, कलर का, अगर वो विजिबल रेंज में है तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। हमारे को कोई एमिटेड लाइट रिसीव हुई, उसको हमने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया, प्रिज्म के थ्रू पास करवाने पर उसको हमने एक स्क्रीन पे रिसीव किया, उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको एक फर्दर और अगर अपन लेके जाएं, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, या कोई एक एटॉमिक गैस है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही है, जिसको मैंने जब एनर्जी दी तो होता क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस, ये मेरी फर्स्ट शेल, ये मेरी सेकंड शेल, ये मेरी थर्ड शेल, गाना टाइप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक एनर्जी आई, इसने खाई और ये उचक के यहां पे चला गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब पर ये ऐसा नहीं है यहां पे ही रहेगा, एनर्जी के एब्सेंस में ये तुरंत कूद के वापस आ जाता है, और जब ये वापस आता है तो ये एक एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी को हम एक स्क्रीन पे कैप्चर कर लेते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन होती है, तो अगर ये विजिबल होती है तो एक लाइन की तरह से हमें दिखती है, एक सिंगल एनर्जी है तो एक लाइन की तरह से दिखती है, इसको बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एक सिंगल लाइन आई ब्लैक स्क्रीन पर तो कहलाया एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन जैसी, जब एनर्जी दिया, एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, वापस से आते हैं तो वो एक रेडिएशन एमिट करते हैं। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन को एमिट किया, रेडिएशन को एमिट किया, आपके पास आया, अब आप रखोगे तो एक स्क्रीन पे देखोगे, वरना आपको दिखेगा ही नहीं, तो स्क्रीन पे एक लाइन आ गई। अब ई सरल मतलब विजुअलाइजेशन, किलर विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको है, PHET नाम का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन यहाँ पे होता है। अब आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है, शायद मैंने पूरा नहीं लिया बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट कहीं पे तो ले रखा है, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है कि जब यहां से एक एनर्जी आती है, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब यहां से कोई एनर्जी आएगी तो ये कूद के यहां चला जाएगा, यहां चला गया कूद के, फिर ये यहां भी आ सकता है, तो ये एक लाइन छोड़ेगा, वो हम यहां पे कहीं पे रिसीव कर लेंगे, ये कूद के यहां भी आ सकता है, फिर एक ये एनर्जी छोड़ेगा, वो यहां पे हम कहीं पे उसको हम देख लेंगे, यहां पे वो कहीं पे एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसा लाइंस आती हैं, आप देख रहे हो हमारे पास ये जो लाइंस हैं, ये जो छोटी छोटी ये ब्लू 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 डॉट दिख रहे हैं आपको, ये हमारे स्पेक्ट्रोमीटर पे, मतलब जहां पे हम वो एमिशन को रिसीव कर रहे हैं, वहां पे ये लाइंस बनी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एनर्जी के रेडिएशंस को
वहां से एमिट किया था इलेक्ट्रॉन ने और हमने उसको यहां पे रिसीव कर लिया। तो आप देखो इस पे लाइंस बन रही है, तो इसको बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये अगर इनऑल अगर मैं देखूं तो ये ऐसा दिखता है, तो ये कहलाएगा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगले तरह का स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम हमारे लिए यूजफुल होता है। वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप कुछ नहीं करते हो, आपके पास जो लाइट का सोर्स है, आप उस लाइट के सोर्स को हाइड्रोजन गैस के क्लाउड के थ्रू पास कराते हो। जब हाइड्रोजन गैस के क्लाउड के थ्रू पास कराओगे तो इसमें जो भी रेलेवेंट एनर्जी होगी, जो हाइड्रोजन का एटम खा सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए, वो खा जाएगा। तो आपके सारी तो एनर्जीज आ जाएंगी, सारी फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी, पर कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी? जो हाइड्रोजन खा गया। बात समझ में आई? हाइड्रोजन जो खा गया वो वाली फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिखेगी, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में। तो इसको हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। आप इसको मेजर कर सकते हो, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन ने कौन सी फ्रीक्वेंसी खाई। ठीक है, तो यार एक बात समझने की यह है कि कोई भी दो एलिमेंट की जो स्पेक्ट्रम है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, ठीक है, हीलियम का स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। अब बोर की कलाकारी और उनकी जीनियस यहां से निकल के आएगी। उन्होंने बोला देखो मेरे मॉडल ने ऐसा बताया था कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे फिर डी एक्साइट होंगे, उससे एक लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। हाइड्रोजन के लिए पहली एनर्जी आती है -13.6 फर्स्ट की, ठीक है, जेड की वैल्यू 1 है। दूसरी आती है -3.2, जितना मुझे ध्यान है, माफ करना कैलकुलेशन एरर के लिए, पर 3.2 ही आती है। ठीक है, या 3 पॉइंट कितनी आती है यार? -13.6 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करेंगे तो 3.4, सॉरी 3.4 आती है, 3.2 नहीं आती, 3.4 आती है। ठीक है, -3.4 आती है। तो ये पहली दो एनर्जी हो गई किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब अगर आप यही काम हीलियम के लिए कैलकुलेट करोगे तो एन की पहली वैल्यू ग्राउंड स्टेट में 1, जेड की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा -52.4, फिर उसके बाद आ जाएगा -13.6। तो आप देख रहे हो, अगर मान लो मेरा कोई एक, ध्यान से सुनना, मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये H एटम है, ये He एटम है, वो H एटम के एक्साइटेड स्टेट से उचक के ग्राउंड स्टेट में आता है, सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आता है, तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि यहां पे आप देख रहे हो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा और जो हीलियम का लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा वो एकदम अलग होगा। तो बोर ने क्या मैजिक किया? बोर ने सनलाइट को पकड़ लिया, बोर ने सनलाइट को पकड़ लिया और सनलाइट के पकड़ के उन्होंने इसको प्रिज्म के थ्रू पास करा के इसका लाइन स्पेक्ट्रम बना लिया। इस लाइन स्पेक्ट्रम में उनको सिर्फ दो टाइप की लाइंस मिली, एक जो H एटम को करेस्पॉन्ड कर रही थी और दूसरी जो He एटम को करेस्पॉन्ड कर रही थी, He+ को करेस्पॉन्ड कर रही थी। उन्होंने बोला ठीक है, वैसे ये बोर को नहीं मिला था, बोर के बाद लोगों ने और मेहनत करी। बोर ने तो मेजरली H एटम की लाइंस को प्रूव कर दिया कि हां सूरज पे जो है वो हाइड्रोजन है। आज तक ये प्रॉब्लम आप में से मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगी कि हम इसका पता कैसे लगाते कि यार सूरज किसका बना हुआ है। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली उन्होंने प्रूव कर दिया मेरा मॉडल सही है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। देखो जो सूरज से रेज आ रही है वो हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बनी हुई है, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो इसलिए बोर के मॉडल को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यार ये तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। अब हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है फॉर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हम मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं कि यार दो के बीच में जो एनर्जी गैप है, लेवल 1 और लेवल 2 या शेल 1 और शेल 2 या शेल 3 या शेल 4 जो भी शेल है, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसके करेस्पॉन्डिंग कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के एमिशंस होंगे। अभी बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम आपको होता है 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल रीजन है, यह आपको याद करना है। यह हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप 10.2, सेकंड से थर्ड के बीच का गैप 1.89, 0.66, 3.31। इनको भी आप याद कर लो, बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन जब हम रिडबर्ग फॉर्मूला में इसको डालते हैं। यू हैव टू लर्न दिस। तो वो सीरीज जिसका एंड ग्राउंड स्टेट पे होता है कहलाती है लाइमन सीरीज। वो सीरीज जिसका एंड
सेकंड लेवल पे होता है वो कहलाती है बामर सीरीज, और इसमें जो भी लाइंस होती हैं वो सारे विजिबल रेंज में आती है, तो ये विजिबल रीजन भी है या बामर सीरीज हमारी विजिबल सीरीज भी है। ठीक है, जो n इज इक्वल टू 3 पर एंड होती है सारी कहलाती है पास्टन, n इज इक्वल टू 4 वाली ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 5 वाली फंड और n इज इक्वल टू 6 वाली हम्फ्री सीरीज कहलाती है। ये आपको याद करनी है कि कौन सी सीरीज कहां पे एंड होती है, आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता। तो n इज इक्वल टू 1 वाली लाइमन, 2 वाली बामर, 3 वाली पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, फिर हम्फ्री। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। क्लियर हो गया? ठीक है, बस तो बहुत सिंपल है ना। अब ये जो लाइंस हैं इनका नामकरण होता है, किसी भी सीरीज की पहली लाइन अल्फा लाइन कहलाती है, ठीक है, दूसरी लाइन बीटा लाइन कहलाती है और तीसरी लाइन किसी भी सीरीज की गामा लाइन कहलाती है। ठीक है, किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन होती है वो अल्फा लाइन, जो दूसरी लाइन होती है वो बीटा लाइन और जो तीसरी लाइन होती है वो गामा लाइन कहलाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आपको अगर टोटल नंबर ऑफ एमिशंस निकालने हो, जैसे मान लो मेरे पास ये 5 लेवल हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है और आपको दिया हुआ है सारे पॉसिबल ट्रांजिशन ये कर सकता है। सारे पॉसिबल ट्रांजिशन मतलब ये डायरेक्टली 5 से 1 भी आ सकता है, फिर ये 5 से 2 भी आ सकता है, 5 से 3 भी 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 भी आ सकता है, या 5 से 3, 3 से 1 आ सकता है, 5 से 2, 2 से 1 आ सकता है। तो ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस कर सकता है, तो उनकी संख्या कितनी होगी, टोटल कितने ट्रांजिशन होंगे? तो n इज इक्वल टू 5 मेरा n2 है, n इज इक्वल टू 1 मेरा n1 है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1, 5 माइनस 1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, तो 5 माइनस 1 प्लस 1, तो मतलब 5 ही हो गया, इंटू 5 अपॉन 2, तो टोटल 10 लाइंस मेरी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा यार, बहुत सिंपल है। आपसे पूछा गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्ट्रॉन 7 to 1 में आता है और सारे मल्टी स्टेप ट्रांजिशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालो। देखो तो लाइमेन की कितनी लाइन हो जाएगी? 6 लाइन। कैसे? 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, जितनी भी लाइंस 1 पर एंड हो सकती है सारी की सारी लाइमन सीरीज में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। बामर में कितनी हो जाएगी भाई? 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 3 से 2, 4 से 2, 5 लाइन हो जाएगी। सिमिलरली पास्टन में 4, ब्रैकेट में 3, फंड में 2 और हम्फ्री में 1 लाइन हो जाएगी। टोटल आप अगर इनका सम करोगे, पर ये बहुत लंबा तरीका है, तो सम आएगा 21। उससे बेटर है फॉर्मूला लगा लो, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n2 की वैल्यू 7, n1 की वैल्यू 1, तो 6 इंटू 6 प्लस 1, मतलब 7 माइनस 1 प्लस 1, तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेशंस बहुत जल्दी से हो जाती हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि यार कोई अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में कूदता है या 2 से 1 में कूदता है, तो इसके बीच का एनर्जी गैप कितना हुआ? ठीक है, तो यार सेकंड लेवल की एनर्जी का फॉर्मूला ये था, फर्स्ट लेवल की एनर्जी का फॉर्मूला ये था। ये आपको याद नहीं करना है, कभी इसको याद नहीं करना होता, डायरेक्टली वैल्यूज याद करनी होती है, पर ऐसे थोड़ा सा डेरिवेशन करने के लिए बता रहा हूं ताकि हम रिडबर्ग कांस्टेंट निकाल सकें। तो डेल्टा ई की वैल्यू hc बाय लैम्डा, प्लैंक महाशय ये बोल के गए थे तो हमने वो डाल दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया ट्रांजिशन की एनर्जी में कि यार hc बाय लैम्डा बराबर दिस। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, हमने लैम्डा जो एक वेरिएबल है उसको एक तरफ रख लिया, एनर्जी लेवल जो अलग वेरिएबल है उनको एक तरफ रख लिया। ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट क्वालिटी को हम इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? अगर मैं कांस्टेंट को पुट कर दूं तो वेव नंबर 1 बाय लैम्डा ही तो था, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। जेड भी यार वेरिएबल हो सकता है, हाइड्रोजन ही जरूरी नहीं ना हमेशा हो, He प्लस भी हो सकता है, Li2 प्लस भी हो सकता है, इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सो दिस इज रिडबर्ग का फॉर्मूला, आप इसको याद कर लो। आप इसके बेसिस पर वेवलेंथ निकाल सकते हो ऑफ एनी ट्रांजिशन इन दी वर्ल्ड। कोई सा भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो, आप उसके किसी भी ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको यह पता हो कि ट्रांजिशन कौन कौन से लेवल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू ये है, इसको भी अपने को लर्न करना है यार। ये सारी वैल्यूज ना दी नहीं जाती हैं, इवेंचुअली लर्न हो जाती हैं। आप एक जगह लिख के रख लो, इसरल के माइंड मैप्स है,
मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखवा दूंगा, वहां पे आप ले सकते हो। इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आर हो गई 109737.31 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर इनवर्स में ये वैल्यू हो जाएगी, कोई बदरी बात नहीं है ना। आगे चलें, तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया भाई, बामर कौन सी सीरीज होती है जो 2 पर खत्म होती है, तो इसकी अल्फा लाइन कौन सी हो जाएगी जो 3 से 2 पर आ रही है, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। तो 1/λ आपको किसके लिए दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो r इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1/n1 स्क्वायर, तो 4, n1 कितना है 2, तो उसका स्क्वायर हो गया 4, माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 कितना है 3, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ इज इक्वल टू 5r/36, तो लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r। उसकी आप वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे 1/r की वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू याद रख लो, ये ज्यादा यूजफुल है, लर्न दिस। वैसे r की वैल्यू वो वाली मुश्किल है, पर ये 912 एंगस्ट्रॉम इज इजियर टू रिमेंबर, सो इसको आप याद कर लो, 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r, आप r की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, विच इज इक्वल टू 6566.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्लियर हुआ। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है एब्जॉर्प्शन लाइन की हाइड्रोजन गैस में, जिसमें एटम सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में है। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा, तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, जब आप मैक्सिमम दूरी पे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाओगे, मतलब आप उसको ग्राउंड स्टेट से एटम के बाहर ही फेंक दोगे, तब आपको मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी आपसे जब भी पूछी जाए तो मैक्सिमम एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट से एटम को बाहर निकालने वाली एनर्जी होती है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। शॉर्टेस्ट मतलब आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जा रही है, तो लैम्डा बड़ी मतलब एनर्जी कम, तो जो एडजेसेंट स्टेट्स में जंप होता है, मतलब इस केस में n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 का जो जंप है वो सबसे कम एनर्जी वाला जंप है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 से 3 में जाएगा तो और एनर्जी, 1 से 4 में तो और एनर्जी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आयनाइजेशन एनर्जी एटम से ही बाहर निकाल दो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में जस्ट नेक्स्ट वाली पे कूदा दो, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो डेल्टा ई शुड बी मैक्सिमम, तो n2 को इंफिनिटी कर दो तो ये पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 हो जाएगी तो कुछ माइनस ही नहीं होगा, कुछ माइनस ही नहीं होगा, तो rz स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू भी 1 है, तो बेसिकली 1/λ इज इक्वल टू r के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/r मतलब 912 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए भाई, आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा ई शुड बी मिनिमम, n2 की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4, तो इसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी 4/3r, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो फाइनली क्वेश्चन यही बच गया अभी भी कि लाइट क्या है। लोगों ने बहुत भेजा भड़क कर ली, लोगों का दिमाग भी खराब हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, कितना करें, समझे कैसे यार। मतलब जब लाइट कॉर्नर्स के अराउंड जाती है तो वो बेंड हो जाती है, तो वो वेव बन गई। जब इंटरफेरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव दोनों जाती है, फिर से वेव बन गई। पर जब यार हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है या हमको ये समझना है स्पेक्ट्रम वाली चीज, तो वो पार्टिकल बन गई, समझ ही नहीं आ रहा। तो लोगों ने बहुत बहस करी, फाइनली ये सेटल हो गया कि यार नेचर को ह्यूमन बीइंग्स से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये चाहिए कि यार हम तो एक ही चीज मानेंगे, हम इसमें खुश नहीं है कि लाइट दोनों चीजें कैसे हो सकती है, तो आप अपना जानो, हम कुछ नहीं जानते हैं। लाइट तो दोनों पार्टिकल एंड वेव साइमल्टेनियसली होती है, उसको जब जैसी प्रॉपर्टी शो करनी होती है वो वैसी प्रॉपर्टी शो कर देती है, ठीक है। तो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज एक मैंने डाल ही दिया, एक पार्ट हम अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा बोर वोर सब खत्म हो गया। कल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चालू करते हुए डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसमें हम श्रोडिंजर वगैरह और सारे आरपीडीएफ वगैरह, और फाइनली फिर एटम्स वगैरह को फिल कैसे किया जाता है, पाउलीज, हर्न्स, आउबाउ रूल, थोड़े बहुत बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का भी रिवाइजन खत्म करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लान में चेंज है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा जा रहा था, तो ऐसे पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, फोड़ते रहो, है ना। और यार देखो बहुत मेहनत लग रही है कंटेंट को छोटा करने में, पर फिर भी रेलेवेंट रखने में बहुत मेहनत लग रही है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। देखो शॉर्ट टाइम में
इसीलिए मैं इस बार रिकॉर्डेड सीरीज बना रहा हूं। लाइव में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप इसको बड़ी हुई स्पीड में देख पाओ। अगर आप देख सकते हो तो कोई इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट बात हो रही है, ठीक है। तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।